हेलो स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो उसका पहले चैप्टर जो है सब्जेक्ट है जो व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो लिविंग क्या होता है, हमें अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ लिविंग, हम क्या कहेंगे? जो कि प्लांट, पेड़ पौधे और एनिमल लिविंग थिंग्स वो सब लिविंग होते हैं जो हम देखते हैं। और जो नॉन लिविंग क्या होते हैं, जो कि लिविंग नहीं होते, जैसे कि हमारा हो गया रास्ता, हो गया घर, हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, सॉइल हो गया, ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। सो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स का, वो हम डिस्कस करेंगे आज। पहले क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको सब देखेंगे। ओके, सो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ है एक है जो परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। हमारा अगर साइज, हम जैसे छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होने के बाद हम छोटे तो नहीं हो सकते ना, और एक बार, क्योंकि हमारा ये ग्रोथ है, ग्रोथ इरिवर्सिबल है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जो बड़ा हो गया उसको छोटा नहीं कर सकते, ये है ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ कैन बी डिवाइडेड इन, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होता है? नंबर ऑफ सेल, जैसे कि बैक्टीरिया को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे, बैक्टीरिया क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, उनका ग्रोथ, बॉडी का साइज इंक्रीज नहीं होता है, नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज होता है, उसे हम ग्रोथ कहेंगे। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में तो सेल इंक्रीज नहीं होता है ऐसे, ये क्या होता है ना, हमारा बॉडी का साइज और मास इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे होता है। एनिमल का हो गया, ह्यूमन की हो गया, ये सब कैसे ये होता है? उनका हमारा जो सेल होता है, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे है, इसलिए हमारा क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, बट एक ही बॉडी में रहता है, डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमारा बॉडी का मास और साइज इंक्रीज होता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है। ओके, सो वैसे प्लांट और एनिमल में ग्रोथ कैसे होता है? जैसे कि हम अगर देखेंगे प्लांट में ग्रोथ क्या होता है? थ्रू आउट देयर लाइफ, जैसे कि प्लांट उगना स्टार्ट हुआ और उसका डेथ के तक वो ग्रोथ होता है, उसका हाइट इंक्रीज होता है, उसके बाद उनका ग्रीथ इंक्रीज होता है, ऐसे ग्रोथ होता ही रहता है, क्योंकि उनका सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वेक्सुलर कैम्बियम होता है, उसका सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जो कि हम आगे आगे पढ़ेंगे। उसके लिए उनका क्या होता है, साइज इंक्रीज होता ही रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ। बट एनिमल में क्या होता है? एनिमल में जो ग्रोथ होता है ना, वो क्या है, सर्टन एज तक होता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन में हो गए, हमारे 20 से 22 और के 25, इस तरह से उस एज के रेंज तक हम बड़े होंगे, हमारा फिजिकल ग्रोथ उस तरह से ही होगा। उसके बाद हमारा फिजिकल ग्रोथ नहीं होता है, हमारा मेंटल ग्रोथ हो सकता है, जैसे हमारा ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता ही रहेगा। बट फिजिकल ग्रोथ कैन बी लिमिटेड अप टू सर्टन पीरियड ऑफ एज। ओके, तो दीज आर द टर्म रिलेटेड टू ग्रोथ। बट कैन ग्रोथ बी कंसिडर्ड एज यूनिक ह्यूमन बींग्स कैरेक्टर और लिविंग बींग्स कैरेक्टर? नो, बिकॉज जैसे हम देखेंगे, अगर हम एक माउंटेन को देखेंगे, कुछ एज के बाद उसका भी हाइट इंक्रीज होता ही रहता है, उसका भी हाइट इंक्रीज होता है, और उसका भी क्या सब इनकी साइज से इंक्रीज होता है। तो क्या हम उसे बोलेंगे लिविंग बींग्स बोल सकते हैं क्या? तो माउंटेन तो नॉन लिविंग बींग्स है, तो हम कैसे बोलेंगे ग्रोथ इज परमानेंट, ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग? सो ग्रोथ लिविंग बींग्स की कैरेक्टर नहीं होता है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स नहीं होता है। लिविंग बींग्स आर द ग्रोइंग, okay, but non-living beings such as mountain are also growing, but the difference is non-living beings grow, कैसे ग्रो करते हैं? उसके बाहर से कुछ पार्टिकल, जैसे कि डस्ट हो गया, क्या कुछ सैंड पार्टिकल ऐसे, उसके बाद उसके बाहर से एक्यूमुलेट करके ग्रोथ करते हैं। बट लिविंग बींग्स सच एज ह्यूमन बींग्स, हमारे तो बाहर से कुछ लगाते नहीं, हमारे बॉडी में इंटरनल सेल ग्रो होकर ग्रोथ होता है। ओके, सो ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज यूनिक ह्यूमन बींग्स कैरेक्टर, बट ग्रोथ कैन बी ए कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स, बट इट कैन नॉट बी considered as unique characteristics of living beings. Okay, उसके बाद आ गया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट? रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, हमारा जो होता है, हमारा नंबर ऑफ स्पेसिस, हमारा क्या होता है, सपोज अगर ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे ना, 100 साल 150 साल तक रिप्रोडक्शन करना बंद ही कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा स्पेसिस और मेंटेन होकर नहीं रह सकेगा।
हम उसके बाद कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं होगा, क्योंकि हमारा एवरेज एज 60 से 70, अब 80 90 जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद तो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो न्यू बच्चे नहीं आएंगे। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। किस लिए एसेंशियल है? एक है तो हमारे स्पेसिस को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है, स्पेसिस मेंटेन रहेगा। और दूसरा क्या है, हमारे जो इवोल्यूशन में रिप्रोडक्शन का बहुत योगदान है, क्योंकि जैसे जैसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली, हमारे इवोल्यूशन इवॉल्व होते जाते हैं, बेहतर के लिए इवॉल्व होते जाते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन कैन बी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इज सेम एज ग्रोथ, बिकॉज उनके पास क्या होता है, उनका तो नंबर, ग्रोथ मीन्स सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है ना, तो रिप्रोडक्शन सेम ही होता है उनके पास, उनका कोई और दूसरा नहीं होता है। रिप्रोडक्शन सेम एज ग्रोथ। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल डिफरेंट टाइप से हो सकता है, जैसे कि हम अगर लगे स्पायरोगैरा कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके बॉडी को डिफरेंट फ्रैगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं और ईच फ्रैगमेंट डेवलप एज न्यू इंडिविजुअल एंड लिव एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। ओके, जैसे कि हम बॉडिंग जैसे कि हाइड्रा हो गया, उसके बाद क्या करता है, छोटा बॉड एक प्रोडक्शन कर लेता है। ओके, एक छोटा बॉड प्रोडक्शन कर लेता है। ये बॉड जैसा जैसा टाइम के साथ ग्रो होता जाता है, और एक टाइम होता है ये प्लांट पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक न्यू इंडिविजुअल जैसे ग्रो कर सकता है। ओके, ये हो गया क्या? ये हो गया हमारा फ्रैगमेंटेशन, ये हो गया बॉडिंग। और उसके बाद और भी होते हैं, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि हमारा जो होता है फंगी क्या करते हैं ना, उनका बॉडी में छोटे छोटे स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं। स्पोर से क्या होता है, ईच स्पोर डिवाइड एंड डेवलप एज न्यू इंडिविजुअल, न्यू फंगी हो जाता है। ओके, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, 2 गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट होते हैं। ओके, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, जाइगोट। ये जो मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं उसे जाइगोट बोलते हैं। ओके, जाइगोट जैसे जैसे डेवलप होता है, एम्ब्रायो हो जाता है और उसके बाद न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्या रिप्रोडक्शन को हम एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग कंसिडर करेंगे? रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज यूनिक ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोल हो गए, ओके, जैसे कि मोल हो गए, और कुछ स्टेराइल ह्यूमन बींग्स हो गए, ओके, जिसका कोई बच्चा नहीं होते हैं उसे स्टेराइल बोलते हैं, जो दोज हु आर नॉट फर्टाइल आर कॉल्ड स्टेराइल। और कुछ हो गए जैसे कि कुछ हमारे हो गए हमारा ट्रांसजेंडर, जैसे कि थर्ड जेंडर हो गए ह्यूमन बींग्स के, वो तो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो क्या हम उसे लिविंग बींग नहीं कंसिडर करेंगे? तो दोज हु आर नॉट लिविंग बींग बट दोज आर लिविंग बींग बट नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, वो लिविंग बींग होके भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर एज यूनिक ह्यूमन बींग्स कैरेक्टर। ओके, तो रिप्रोडक्शन भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आ गया हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगर हम देखेंगे, मेटाबॉलिज्म इट इज द सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ओके, सो कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म मीन्स the process in which small particles combine to form the larger particle or large molecules, जैसे कि छोटे छोटे माइक्रो मोलिकुल कॉम्बाइन टू फॉर्म लार्ज मैक्रो मोलिकुल। जैसे कि हमारे पास हो गया है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2 H2O, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, ये प्रोडक्शन कर देता है ग्लूकोज C6H12O6, ओके, ग्लूकोज अलॉन्ग विथ सम अदर सब्सटेंसेस। सो ये क्या है, छोटे छोटे सब्सटेंस मिलके बड़े सब्सटेंस बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म। ओके, तो कैटाबॉलिज्म उसका जस्ट ऑपोजिट है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन जो होता है, ये तो फोटोसिंथेसिस का हो गया है एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म जो रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है रेस्पिरेशन में, क्या होता है ना, हमारा जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है ना, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होके हमें एटीपी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। तो ये तो बड़ा एक मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो गए ना, तो ये हो गए हमारे कैटाबॉलिज्म। ओके, कैटाबॉलिज्म काटना, सोच लेना, ऐसे सोच लेना, काटना मीन्स कैटाबॉलिज्म मीन्स छोटे छोटे, बड़े को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना, कैटाबॉलिज्म। और ये सब केमिकल प्रोसेस है। ओके, सो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आर ऑल द process that take place inside the human body are called metabolism. Okay, so metabolism can metabolism be considered as unique unique living being character? No. Why? Because all these process such as catabolism and anabolism can be take place in the outside the living beings body in the laboratory. जैसे कि हमारे साइंस लैबोरेटरी में हम देखेंगे, केमिस्ट्री लैबोरेटरी में क्या होता है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को बड़े बड़े पार्टिकल में बनाना, बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में बनाना, वो वहाँ पर भी होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म को एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हम नहीं ले सकते, बिकॉज ये तो बाहर नॉन लिविंग बींग में भी हो सकता है, तो इसे कैसे चलेंगे। ओके, उसके बाद आ गया हमारा कॉन्शियसनेस। सो लिविंग बींग्स हैव कॉन्शियसनेस। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुली को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल हो गए, कुछ बायोलॉजिकल, कुछ केमिकल, उसको हम डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि कुछ फिजिकल, अगर हमें क्या हो गया ना, कुछ गर्म चीज़ हम छू लिए तो हम तुरंत हमारे हाथ वापस ले लेते हैं, वो फिजिकल हो गए। और बायोलॉजिकल क्या है, बायोलॉजिकल जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ जो है हार्मोन सिक्रेशन होता है, हार्मोन की रेस्पॉन्ड में हमारे बॉडी में बहुत चेंज होता है, तो बायोलॉजिकल स्टिमुलेशन वो हो गए। और केमिकल क्या होता है, जैसे कि हमारा अगर क्या होता है ना, जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी, जैसे कि हमारा पोलन ग्रेन, अगर पोलेंस एलर्जी जो होता है, एटमॉस्फेयर में अगर ज़्यादा पोलन हो जाए हमारे बॉडी में क्या होता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो है कि बायोलॉजिकल केमिकल हो गया। ओके, डिफरेंट स्टिमुली को हम डिफरेंट वे में हम रेस्पॉन्ड करते हैं। तो हम कॉन्शियस है, अगर हमारे पास सोचे कि हमारे सामने में शेर आ गए, तो हमें पता है हम कॉन्शियस है, तो हमें भागना है, जिससे भी एस्केप करना है वो सडन सिचुएशन को। ओके, हमारा इमरजेंसी हार्मोन भी है एड्रेनलिन, जो कि ये सब इमरजेंसी सिचुएशन को डील करता है। ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंट कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन बींग्स में कॉन्शियसनेस है। और ह्यूमन बींग्स से स्पेशल ये कॉन्शियसनेस जो है ये नॉन लिविंग में नहीं होता है। जैसे कि अगर एक रॉक को हम एक हैमर से तोड़ेंगे, तो क्या वो उसका पास कोई कॉन्शियसनेस है कि हैमर आ रहा है हमें तोड़ने के लिए, वो भाग नहीं जाएगा ना। तो इस तरह से ओके, तो कॉन्शियसनेस कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, उसके बाद एक कहता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि ह्यूमन बींग्स के पास है। ओके, जैसे कि मैंने बोला इमरजेंसी सिचुएशन हमें पता है क्या करना है, हम बहुत कॉन्शियस होते हैं क्या उसके बाद क्या करना है हमें पता है। ओके, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, बिकॉज जैसे कि अगर एक पेशेंट कोमा में है, ओके, उसके कोमा में है, उसका क्या होता है, उसके सब तो चल रहा है, हमारा बॉडी का सब फंक्शन हो रहा है, वो लिविंग बींग्स है अभी, बट वो कॉन्शियस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, उसका क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब मशीन, उसका मशीन और मेडिसिन से उसका बॉडी में काम हो रहा है। ओके, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज यूनिक ह्यूमन बींग्स कैरेक्टर। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो लिविंग बींग्स के का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन लिविंग बींग्स का नहीं होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो उसका एक ही सेल ही होता है। ओके, उसके सेल में सब कुछ होता है, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट में उसका फंक्शन होता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ओके, कुछ सेल कंपोज टू फॉर्म ए टिश्यू, हो जाए वो कॉमन फंक्शन, कुछ सेल जिसका कॉमन फंक्शन होता है वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। ओके, कुछ कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू कॉम्बाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। ओके, जैसे कि हमारे हार्ट में कार्डियक टिश्यू है। ओके, सब कार्डियक टिश्यू मिलके हार्ट बनाते हैं, उसका सेमी फंक्शन होता है वो टिश्यू का, वो हो गए ऑर्गन। जैसे कि और कुछ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गन हो जाए कॉमन फंक्शन, जैसे कि हमारा अगर देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या ऑर्गन है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गए और ब्लड हो गया। उनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, वो डिफरेंट ऑर्गन मिस के एक ऑर्गन सिस्टम हो गए।
और कुछ ऑर्गन सिस्टम मिलके, हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, वो बन के एन ऑर्गेनिज्म हो गए। ओके, ये होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो कि है एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स है, क्योंकि नॉन लिविंग बींग्स के पास तो ऐसे कोई नहीं होता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये एक 2 हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का 2 हो गए। एक हो गया क्या हमारा कॉन्शियसनेस और दूसरा हो गया हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो अगर हम देखेंगे, और ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स का, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल कॉन्शियसनेस, बट दीज आर नॉट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज आर नॉट यूनिक टू लिविंग बींग्स। नॉन लिविंग के पास भी कुछ कुछ ये कैरेक्टर है। तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, बट द कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टर्स यूनिक टू द लिविंग बींग्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ और पढ़ते हैं।